ओफो। दोस्तों, फरवरी और मार्च के महीने में ऐसा ही होता है। कभी कभी पूरी की पूरी सैलरी आपके हाथ में आने से पहले ही कट जाती है, लेकिन सही टैक्स प्लानिंग करके आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि टैक्स सेविंग के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। कभी आप इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर चलकर पैसे बचा सकते हैं, तो कभी खर्च करने पर भी टैक्स बचेगा, कभी इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन टैक्स बचाता है, तो कभी लोन लेने से भी टैक्स बच जाता है। मतलब ढेरों तरीके हैं और आप इसमें से अपनी मर्जी का तरीका चूज करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, वैसे तो जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो सबसे पहले टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जैसे ELSS, PPF वगैरह का नाम आता है। लेकिन आज हम आपको पहले उन टैक्स सेविंग के तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके लिए आपको अभी पैसे का जुगाड़ नहीं करना है, और उसके बाद हम पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। तो क्या आपको पता है कि बच्चे भी टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी स्कूल फीस टैक्स बचा सकती है। सरकार स्कूल फीस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा देती है। टैक्स सेविंग वाले सेक्शन 80C में कई तरह के इन्वेस्टमेंट और खर्चों को रखा गया है और उनमें बच्चों की ट्यूशन फीस भी है। दोस्तों, बहुत से लोगों को EPF की कटौती चुभती है, इससे सैलरी कम हो जाती है, लेकिन यही EPF आपके लिए टैक्स भी बचाता है। सेक्शन 80C में ही इस पर टैक्स डिडक्शन देने का नियम है और EPF का पैसा हर महीने आपकी सैलरी से खुद ही कट जाता है। इसके लिए भी आपको पैसे का इंतजाम नहीं करना है और आप इस मंथली डिपॉजिट के बदले टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जिन लोगों की सैलरी से EPF की बजाय NPS की कटौती होती है, उन्हें भी टैक्स डिडक्शन का फायदा इसी तरह मिल जाता है। NPS में एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। दोस्तों, बूढ़े माता पिता के इलाज का खर्च भी आपके टैक्स सेविंग की वजह बन सकता है। अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप उनकी दवाओं पर खर्च करते हैं, तो भी आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D में ये सुविधाएं दी गई हैं। इसके मुताबिक कुल 50,000 रुपए तक का खर्च टैक्स डिडक्शन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं तो अपने मेडिकल एक्सपेंस के लिए भी ये वाला डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपेंस पर डिडक्शन तभी क्लेम किया जा सकता है जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस ना लिया हो। वैसे दोस्तों, इसी सेक्शन के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। अपने और परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 की लिमिट है। पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 का टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर उम्र 60 से ज्यादा हुई तो ये लिमिट 50,000 हो जाएगी। इसके अलावा हेल्थ चेकअप के लिए भी अलग से 5,000 तक का डिडक्शन मिलता है। अब एक टैक्स बेनिफिट की बात जिसके लिए आपको पैसे का इंतजाम नहीं करना है। दोस्तों, आजकल आपको बैंक से जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी आपके टोटल इनकम में अपने आप जुड़ जाती है, लेकिन सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स डिडक्शन भी मिल जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। सेविंग अकाउंट पर 10,000 तक के इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम हो जाता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट मिल जाती है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो भी टैक्स सेविंग के उपाय बताए हैं उनमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना था। आइए अब हम आपको ऐसा उपाय बताते हैं जिसमें आपको खर्च नहीं करना है, बल्कि आपको खुद पैसा मिलेगा। दोस्तों, हम होम लोन की बात कर रहे हैं। होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स एक्ट में 3 तरीके हैं। पहला, होम लोन को चुकाने में आप जो हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर सेक्शन 24 के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसकी लिमिट 2 लाख रुपए है। दूसरा, अगर आपका इंटरेस्ट पेमेंट इससे भी ज़्यादा होता है तो फिर आप सेक्शन 80EEA के तहत एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है, लेकिन ये सुविधा केवल पहली बार घर लेने वाले लोगों के लिए। होम लोन पर तीसरा टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के तहत मिलता है। इस सेक्शन में होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को भी शामिल किया गया है, यानी उस पर भी टैक्स छूट मिलती है। होम लोन पर मिलने वाली सभी टैक्स डिडक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बताते हैं टैक्स सेविंग के ऐसे साधन जिसमें आपको पैसे लगाने होंगे। इसमें से कुछ साधन तेज रफ्तार वाले हैं तो कुछ धीमी रफ्तार वाले, यानी कुछ में ज्यादा कमाई होगी तो कुछ में कम कमाई होगी।
इसी तरह से कुछ ज़्यादा रिस्की होंगे तो कुछ में रिस्क कम होगा। इन इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिटर्न को समझने के लिए हमने अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट मीडियम को साथ रखा है, जैसे ELSS के लिए एरोप्लेन, PPF के लिए शिप, NSC के लिए साइकिल वगैरह। हो सकता है कि ये बिल्कुल सिमिलर ना लगे, लेकिन इससे आपको सही इन्वेस्टमेंट चुनने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट या टैक्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट और टैक्स से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। चलिए शुरू करते हैं ऐसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से जहां बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, और कभी कभी बहुत बढ़िया। ऐसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, इसलिए इन्हें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। अगर बाजार का मौसम अच्छा रहा तो आपका इन्वेस्टमेंट उड़ान भरता है, यानी शानदार रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर मंदी का कोहरा छाया तो आपका इन्वेस्टमेंट धराशायी हो सकता है। इस स्कीम में आप जो भी पैसे लगाते हैं उन्हें शेयरों में इन्वेस्ट किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट वैसे तो ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर में होता है, लेकिन कुछ हिस्सा छोटी और मझोली कंपनियों के शेयर में भी इन्वेस्ट होता है। यहाँ रिटर्न तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं रहती है और पैसा 3 साल के लिए लॉक रहता है, इसलिए आप गिरावट के वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ELSS के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने ELSS के चार्जेस और इन्वेस्टमेंट के रूल्स के बारे में अच्छी तरह से बताया है। दूसरे नंबर पर बढ़िया रिटर्न देने वाला टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है नेशनल पेंशन स्कीम। इसकी रफ्तार तेज है और सिक्योरिटी भी है, लेकिन मंदी के कोहरे का असर इस पर भी पड़ता है, और अगर आपने पैसेंजर ट्रेन टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज कर लिया तो फिर मंजिल तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप इसके इन्वेस्टमेंट को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट का स्टेशन आने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। दरअसल यहाँ भी आपका पैसा आखिर में म्यूचुअल फंड स्कीम में ही लगता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा शेयर में नहीं जाता है, बल्कि कम से कम 25% रकम बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। बॉन्ड में रिस्क काफ़ी कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। इस वजह से NPS में रिटर्न ELSS के मुकाबले तो कम होता है, लेकिन रिस्क भी कम होता है। NPS में आप खुद तय कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा शेयर में लगे और कितना बॉन्ड में। इस तरह से दोस्तों, आप अपनी समझ से रिस्क को कम कर सकते हैं। इस स्कीम को सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD1B के तहत भी टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। NPS में अलग से 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है। इसका ये एक बड़ा फायदा है। लोग इसको साथ में जोड़कर कुल 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट आसानी से क्लेम कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न देने वाला तीसरा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है यूलिप। इसकी रफ्तार NPS से थोड़ी कम होती है, लेकिन चार्जेस उससे ज़्यादा। दरअसल ये प्लान इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का मिक्स है, लेकिन मोटे तौर पर ये इन्वेस्टमेंट ही है। NPS की तरह इसमें भी पैसा शेयर और बॉन्ड दोनों में लगता है। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके पैसे का कितना हिस्सा शेयर में लगे और कितना बॉन्ड में। आप समय समय पर इस एलोकेशन में चेंज भी कर सकते हैं। इसमें पैसा 5 साल के लिए लॉक रहता है और इसके चार्जेस NPS और ELSS से ज़्यादा होते हैं। साथ ही इसका इंश्योरेंस कवर इतना कम होता है कि आपको अलग से लाइफ इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हमने जिन 3 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, उनकी रफ्तार तो तेज़ है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी बढ़िया रिटर्न है तो रिस्क भी है। आइए दोस्तों, अब बात ऐसे इन्वेस्टमेंट की जिनमें रिटर्न थोड़ा कम है लेकिन रिस्क भी कम है। इसमें पहला नंबर आता है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। ये एक सरकारी स्कीम है और सरकार खुद ही इस पर ब्याज देती है। सरकारी स्कीम होने की वजह से इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। यहाँ झटके नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी है और आप टेंशन फ्री होकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है। यहाँ ELSS जैसा रिटर्न नहीं है। आमतौर पर 7 से 8.5% के बीच रिटर्न मिलता है। इस वक्त PPF की ब्याज दरें काफ़ी कम हो गई हैं, इसलिए 7.1% का रेट है। आगे रेट इससे ज़्यादा होने की संभावना दिख रही है।
वैसे ये ब्याज भी बैंकों के फिक्स डिपॉजिट से बेहतर है। इस स्कीम में कोई भी पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना होगा और 15 साल तक पैसे जमा करना पड़ेगा। पैसा 15 साल में मैच्योर होता है। ज़रूरत पड़ने पर आप जल्दी भी पैसे निकाल सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। बुढ़ापे में टेंशन फ्री होकर अपनी मंजिल पानी है तो फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बढ़िया है। इसमें रफ्तार के साथ सुविधा भी है। इसमें अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ हर 3 महीने पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी हो जाता है। ये भी सरकारी स्कीम है और केवल 60 साल से ऊपर के लोग इसमें पैसे लगा सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट पीपीएफ से ज़्यादा ही रहता है। इस स्कीम में आप एक मुश्त पैसे जमा करते हैं तो हर 3 महीने पर ब्याज मिलता है। ये स्कीम केवल 5 साल के लिए होती है, जिसे आप और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी सरकारी स्कीम है और काफ़ी फायदेमंद है। इसकी रफ्तार पीपीएफ से ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पीपीएफ से बेहतर रिटर्न मिलता है। ये स्कीम लड़कियों के लिए है। 10 साल से कम की लड़कियों के लिए इसका खाता खुलवाया जा सकता है। 15 साल तक पैसे जमा करना होता है और इसकी मैच्योरिटी 21 साल में होती है। लड़कियों की शादी और पढ़ाई के लिए आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ये लंबी दौड़ का घोड़ा है। दोस्तों, अब बात कुछ ऐसी स्कीम की जिनका रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन ये स्कीम भी टैक्स सेविंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ऐसी ही एक स्कीम है नेशनल सेविंग स्कीम। ये एक सरकारी स्कीम है और ज़माने से टैक्स सेविंग का साधन है। लोग पहले इसे बहुत पसंद करते थे और आज भी इसे अपनाते हैं। इसकी रफ्तार भले ही बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ आपको पहले से पता होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल में कितना हो जाएगा। एक बार आपने जिस रेट पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो रेट फिर चेंज नहीं होता है। दोस्तों, ये स्कीम 5 साल के लिए होती है और आप इसमें जब चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अभी हमने जिन सरकारी स्कीम की बात की है, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे ही टैक्स सेविंग का एक और साधन है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। ये भी बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह अवेलेबल है। दरअसल इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है। आप कहीं भी इसमें पैसे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी रफ्तार की लिमिट है। यहाँ रिटर्न कम मिलता है, इसलिए इससे आप लंबे सफ़र या बड़ी रकम बनाने की उम्मीद मत कीजिए। इसमें आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक रहता है। उसके पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते और इंटरेस्ट पर टैक्स भी लगता है। अब बात एक ऐसी स्कीम की जो वैसे तो एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बेची और खरीदी जाती है। इस स्कीम की रफ्तार धीमी है, यानी रिटर्न कम होता है, जबकि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ पैसे से लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर यह कवर पर्याप्त नहीं होता है। इस स्कीम में कई तरह के चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न कम होता है। ये स्कीम आमतौर पर 10 साल से ज़्यादा की होती है। उससे पहले पैसे निकालने पर काफ़ी पैसा कट जाता है। वैसे आप 5 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी साल 2022 के लिए टैक्स सेविंग के तरीके। आप अपने मिजाज के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट को चूज करके टैक्स बचा सकते हैं। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप कम से कम अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रैल से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।